सबसे बड़ी मार्केट में या हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम चल रही है, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट ही बताना, बीइंग अ पेरेंट्स मत बताना। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, जॉब करते हैं, बच्चा अपनी बात किसको कहे, टाइम ही नहीं है। एक्स्ट्रा जो कोकुलर एक्टिविटीज हैं उसमें करता है या डिजिटल गैजेट्स हैं उस पर ज़्यादा करता है, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे इश्यूज आ जाते हैं। अक्सर पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि लग रहा है बिल्कुल फोकस नहीं है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? पहले तो हमें समझना है कि प्रॉब्लम है क्यों नहीं मन लग रहा है, रीजन क्या है। तो हो सकता है बच्चे की नींद पूरी ना हो सकता है बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हो रहा हो, घर के किसी एनवायरनमेंट से प्रॉब्लम हो रही हो उसे, माँ बाप की बात नहीं समझ में आ रही हो उसे। क्या स्कूल जो प्रेशर होता है वो बच्चों की लर्निंग पर आज के टाइम में अफेक्ट कर रहा है? स्कूल का प्रेशर बिल्कुल करता है, क्योंकि अगर स्कूल में प्रेशर करेंगे बच्चों को और उसको होमवर्क के लिए या बाकी चीज़ों के लिए स्कोल्ड किया जाएगा बिना रीजन जाने। आजकल बच्चों का कंसंट्रेशन होता है वो इतना कम कैसे हो गया है? ये कंसंट्रेशन तो हमें पता है आजकल सोशल मीडिया कितना हो रहा है। मतलब ये लगा लीजिए कि 2 साल से कम के बच्चे को हमें मोबाइल नहीं देना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स अपना काम करने के चक्कर में दे देते हैं, तो वो मोबाइल पे लगे रहते हैं। डिजिटल उनको पता ही नहीं क्या देखना है क्या नहीं देखना है। कितना टाइम आप मानते हो कि इतनी देर तक अगर बच्चा कंसंट्रेट कर रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल है? कि सबका अपना लेवल होता है, बट फिर भी कुछ बच्चे जो इंटेलिजेंस टाइप के होते हैं, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं, वो बहुत टाइम तक दे देते हैं। मतलब ये लगा लीजिए कि 20 मिनट से लेके और 40 मिनट तक हम मान सकते हैं कि बच्चा अगर इंटरेस्टेड है करने में, कंसंट्रेशन बन रही है 20-25 मिनट 30 मिनट तक, तो ठीक है उसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के वीडियो में जो हम प्रॉब्लम एड्रेस कर रहे हैं वो बच्चों से रिलेटेड कर रहे हैं। आज के टाइम में आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए हैं, इम्पेशेंस हो गए हैं। जरा सी रिजल्ट क्या खराब आ जाता है, बच्चे यूं ही सुसाइड कर लेते हैं, अपने पेरेंट्स से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करते, रिबेल हो गए हैं। उन्होंने अपना एक वर्ल्ड बना लिया है जहां वो, जैसे आजकल हमारी भी गलती है कि हमने उनको जनरेशन नाम दे दी कि तो जेनजी हैं, हम तो फलाने हैं, मिलेनिया नहीं है, वो है, आप हमसे मैच नहीं कर पाओगे। उन्होंने भी अपने दिमाग में थॉट बना लिया कि हम तो एआई वाले बच्चे हैं। पापा से पूछने की जगह चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं कि क्या ये सही होगा, क्या ये गलत होगा। अगर आप ये वीडियो या पॉडकास्ट आप देख रहे हो, शायद आपके घर में छोटे बच्चे होंगे और आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी उनसे रिलेटेड। तो इस पॉडकास्ट में हम बच्चों की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके सॉल्यूशन क्या है, उसको उनसे कैसे डिस्कस करना है, और आप बीइंग अ पेरेंट्स किस तरीके से उनकी टेक केयर करो, ये पूरी बात हम इस पॉडकास्ट में करेंगे। तो आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर एकता सिंह, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है। वो बच्चों के ऊपर बताएंगी कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है और आज के टाइम में मेंटालिटी ऑफ चाइल्ड कैसे काम कर रही है। सो वेलकम टू आवर गेस्ट डॉक्टर एकता सिंह। नमस्कार मैम। थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया मुझे यहाँ आने का। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग, फॉर गिविंग अस टाइम। पहला सवाल आपसे, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत क्यों है? देखिए क्या होता है ना, जब पेरेंट्स अपने तरीके, अगर मान लो कुछ डील करना चाहते हैं, बच्चे को मैनेज करना चाह रहे हैं, उसकी बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो तब वो नहीं कर पाते उस प्रॉपर तरीके से, तो साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है जब कहीं स्ट्रक हो जाते हैं। ठीक है। सबसे बड़ी मार्केट में या हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम चल रही है, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट ही बताना, बीइंग अ पेरेंट्स मत बताना। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, दोनों पेरेंट्स अपनी बात किसको कहे, टाइम ही नहीं है। एक्स्ट्रा जो कोकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, या जो हमारे डिजिटल गैजेट्स हैं उस पे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करता है, तो इसकी वजह से काफ़ी सारे इश्यूज आ जाते हैं। उनका सोल्यूशन आप किस तरीके से करते हैं? उनका सॉल्यूशंस हम करते हैं कि पेरेंट्स को गाइड करते हैं। अगर हमें लग रहा है पेरेंट्स में कहीं दिक्कत आ रही है, उनके रिलेशनशिप भी बहुत मैटर करते हैं बच्चों की साइकोलॉजी को प्रॉब्लम करने के लिए, और घर के झगड़े हो गए या एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, या बच्चों का स्कूल में कोई इशू बन रहा है किसी के साथ में, या हम ये कहें कि खुद का ही उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, क्रिटिसिज्म बहुत फेस कर रहे हैं वो, पेरेंट्स की बातें या उनके ताने या कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसकी वजह फिलहाल में हाल फिलहाल में यही कि घर का जो एनवायरनमेंट है ना, जैसे जॉइंट फैमिली है, तो अभी मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, तो सबके साथ यही इशू है कि जॉइंट फैमिली में जब बच्चा बैठता है
तो हर इंसान अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर करता है, या तुम्हारी मदर ऐसा करती हैं, तुम्हारे पापा ऐसा करते हैं, या कुछ भी उनसे डिस्कस करता है। मतलब वो बच्चे हैं, बच्चों को बच्चे की तरह ना लेके बड़े मैच्योरिटी से उनके सामने डिस्कस किया जाता है। तो बच्चे जो है ना वो मैच्योर हो रहे हैं। तो अब ये बड़ा अजीब सा है कि कुछ बच्चे ऐसे आए हैं मेरे पास जो बड़ों की तरह बात करते हैं, मतलब बड़ों की तरह बिहेव करते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप नहीं लगा पाओगे, मतलब ऐसे-ऐसे हाथ करके, पता फिर मैंने ये करा, फिर मैंने वो करा, मम्मी ने ऐसे बोला, पापा ने ऐसे बोला, मतलब पूरी एक्ट करके ड्रामेटिक जैसे हो रहे हैं, सीरियसली। सच में। और मिसिंग क्या है आज के टाइम में बच्चों के बीच में? मिसिंग में तो जो हमारा एक कम्युनिकेशन होना चाहिए पेरेंट्स के बीच में, बच्चों के बीच में, वो कम हो रहा है। और मैंने बताया जो हमारे डिजिटल गैजेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सोशल मीडिया बहुत बच्चे यूज़ कर रहे हैं। फिर आजकल क्या है, वर्किंग है तो मेड के सहारे छोड़ के चले जाते हैं, तो मेड क्या सिखा रही है, क्या बता रही है, वो ध्यान नहीं दे पाते। कैमराज़ ऑन करके सोचते हैं कि कैमरा में हम बच्चे को अच्छे से देख सकते हैं। तो कहीं न कहीं पेरेंट्स के बच्चों के बीच में दूरी आ रही है इसकी वजह से। आजकल पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि हुँ। बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, उस तरफ बिल्कुल फोकस नहीं है। हुँ। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, पहले तो हमें समझना है कि प्रॉब्लम है क्यों? क्यों नहीं मन लग रहा है? रीज़न क्या है? तो हो सकता है बच्चे की नींद पूरी ना हो रही हो सकता है बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हो रहा हो, घर के किसी एनवायरनमेंट से प्रॉब्लम हो रही हो उसे, माँ-बाप की बात नहीं समझ में आ रही हो उसे, या स्कूल में कोई इसको टॉर्चर किया जा रहा हो, बुली किया जा रहा हो। कुछ तो रहता है जो बच्चा अपने अंदर ये चीज़ें सोचता है, तो वो जब भी पढ़ने बैठेगा तो उसका ध्यान उन तरफ जाएगा, वो उन्हीं बातों के बारे में सोचेगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है वो। ठीक है। तो रीज़न पहले समझें कि बच्चा पढ़ना क्यों नहीं चाह रहा है, उसी बाद सॉल्यूशन के ऊपर हम काम कर सकते हैं। जब बच्चे को घर में पीटा जाता है, हुँ। सोने नहीं दिया जाता, रात भर हुँ। पढ़ाया जाता है, हुँ। स्कूल में उसको बुली करा जाता है, हुँ। बच्चे उसको परेशान कर रहे हैं, छेड़ हुँ। रहे हैं, हुँ। उसकी कोई बात सुन नहीं रहा हुँ। और पेरेंट्स इन सारी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रहे हैं। हुँ। तो उस बच्चा जब वो ग्रोन अप होके एक बड़ा मैन हुँ। बनता है, हुँ। तो क्या वो प्रॉब्लम्स लाइफ में फेस करता है? बिल्कुल आती हैं। जब हम अब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, तो हम हिस्ट्री लेते हैं, बैकग्राउंड हिस्ट्री। आपकी फैमिली क्या थी? आपका कैसा एनवायरनमेंट था? आपके पेरेंट्स कैसे थे? इसीलिए लिया जाता है कि उनकी बैकग्राउंड कैसी है। ठीक है। तो कई बार क्या होता है, पेरेंट्स की बैकग्राउंड हिस्ट्री में ही अगर वो सफ़र कर चुके हैं अपने पेरेंट्स की वजह से, या बुली हुए या कुछ हुए, तो वो चीज़ उनके अंदर से नहीं निकलती है। तो वैसे ही वो रिएक्ट करते हैं, उनको लगता है जैसे हमने देखा वैसा ही हम भी बिहेवियर कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल है। हमारे पेरेंट्स ने किया, हमने भी किया। तो उस तरीके से फिर वो बच्चा जब वो चीज़ें देखता है अपने घर में, तो उसका डेवलपमेंट वैसे ही होता चला जाता है। वो चीज़ उसके माइंड से निकलती नहीं है। कहीं न कहीं बैक ऑफ माइंड अगर हम बात करें कि सबकॉन्शियस में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। तो उसका बिहेवियर, वो ट्रस्ट नहीं कर पाता किसी के ऊपर, उसको हर इंसान में कमी दिखती है, वो ओपन अप नहीं हो पाता, उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहता है। तो प्रॉब्लम्स तो आती हैं। उसकी पर्सनैलिटी अगर हम बोलें तो वो उस तरीके से नहीं होता जिस तरह से होनी चाहिए। एक क्या हेल्दी हर लो परफॉर्मिंग चाइल्ड को वीक स्टूडेंट कहना सही है? देखिए, जो लो परफॉर्मिंग ग्रेड के बेसिस पे तो नहीं कहना चाहिए, मार्क्स के बेसिस पे भी नहीं कहना चाहिए। हर बच्चे का एक आईक्यू लेवल होता है, वो अपने अकॉर्डिंग बहुत मेहनत करता है। अगर वो नहीं कर पा रहा है उसकी वजह से, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम होगी। तो पेरेंट्स को ये समझना है कि पहले तो प्रॉब्लम कहाँ है, उस प्रॉब्लम को आप डायग्नोस करें। एक साइकोलॉजिस्ट या स्कूल में काउंसलर्स भी होते हैं, आप पहले उनसे भी मिल सकते हैं, और उसके बाद फिर जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर काम करें। ऐसे हम सिर्फ ग्रेड्स के ऊपर उसको बोल दें कि तुम तो बेकार हो, तो ये गलत है। उसका कॉन्फिडेंस डाउन करेंगे हम ऐसे कह के। बच्चा इंटेलिजेंट होने के बाद भी अगर मार्क्स नहीं ला पा रहा, तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? कई बार क्या होता है, ऐसे क्लाइंट बच्चे मेरे पास आए हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, घर में टेस्ट दे रहा है, घर में बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो रही है, बहुत बढ़िया से कर रहा है। स्कूल में जाके मार्क्स खराब आ गए। ठीक है। तो स्कूल में जाके क्यों आए? मे बी पेरेंट्स का प्रेशर। पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा प्रेशर किया हुआ है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी हैं उससे, बहुत एक्सपेक्टेशंस लगा रखी कि इतने मार्क्स आने चाहिए। बच्चा स्कूल जाता है, एग्ज़ाम में बैठता है, और वहाँ जाके वो सब चीज़ें सोचने लग जाता है, अगर मेरा पेपर सही नहीं हुआ तो घर जाके मुझे क्या सुनना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेशन लगाना गलत है? हाँ, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाना गलत है। उतनी ही लगाएँ जितनी आपको लगता है मेरा बच्चा कर सकता है। किस लेवल तक लगाएं या लगाएं ही नहीं? मतलब देखिए, क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस हम लगाते हैं कंपेयर करके। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं किसी अड़ोसी-पड़ोसी से, या अपने फैमिली में किसी बच्चे से, या रिलेशन में, या सगे भाई-बहनों में ही कंपेयर कर रहे हैं, तो वो कंपेयर करके अगर आप एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं, तो वो नहीं लगानी चाहिए। क्या स्कूल जो प्रेशर होता है वो बच्चों की लर्निंग पर आज के टाइम में अफेक्ट कर रहा है? स्कूल का प्रेशर बिल्कुल करता है, क्योंकि अगर स्कूल में प्रेशर करेंगे बच्चों को, और उसको होमवर्क के लिए या बाकी चीज़ों के लिए स्कोल्ड किया जाएगा बिना रीज़न जाने,
मैं आपको बार-बार यही कह रही हूँ कि रीज़न जानें पहले। अगर आप बिना रीज़न जाने, आपको यही नहीं पता बच्चा कर क्यों नहीं रहा है, हो सकता है थका हुआ हो सकता है उसकी नींद पूरी ना हो सकता है उसको उसकी डाइट जो है वो प्रॉपर ना हो, जिसकी वज़ह से उसकी बॉडी में कुछ चेंजेज़ आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों की वज़ह से अगर हो रहा है वो कहीं न कहीं प्रॉब्लम, तो उसको समझें और उसके ऊपर वर्क करें। बट हर इंसान वही है ना कि स्कूल में भी टीचर अपने काम को पूरा अच्छे से चाहते हैं कि अच्छे से काम करो, रिजल्ट रिज़ल्ट दो। रिज़ल्ट ओरिएंटेड मेनली ज़्यादा हो गया है। तो कंपैरिजन करना मतलब अफेक्ट कैसे डालता है बच्चे की साइकोलॉजी के ऊपर? देखिए, कंपेयर में मान लीजिए एक बच्चा है, उसका कुछ कारण है, वो किसी वजह से आगे नहीं बढ़ रहा है, या हम बोले कि कंपेयर बचपन से किया जा रहा है उसके साथ में, कि तुम्हारा भाई ऐसा है, तुम ऐसे नहीं हो, या फलाने का बच्चा ऐसा है, तुम वैसे नहीं हो। तो वो उसका कॉन्फिडेंस डाउन करता है बच्चे का। वो अपने अंदर एक गिल्ट फ़ील करता है, एक सेल्फ डाउट आता है उसको कि मैं क्या सही हूँ या गलत हूँ। तो वो कुछ भी करने जाएगा ना, वो पहले सेल्फ डाउट करेगा, हेजिटेट करेगा, तो वो कॉन्फिडेंस डाउन की वजह से गलत ही करेगा। अच्छा कर भी नहीं पाएगा वो। तो डेफ़िनिटली फ़र्क तो पड़ता है इस चीज़ से कंपेयर करने मुझे से। ऐसा लगता है हर एक बच्चे का एक लर्निंग स्टाइल अलग होता है। बिल्कुल होता है। तो पेरेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करें कि मेरे बच्चे का क्या लर्निंग स्टाइल है? देखिए, लर्निंग जब हम बात करते हैं ना, बच्चे को शुरू से लेके चलते हैं, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, विजुअल चीज़ें देख के अच्छे से समझ सकते हैं। कुछ बच्चे सुन के समझ सकते हैं, कुछ काइनेस्टिक टाइप के होते हैं जो एक्टिविटी करके करते हैं। तो ये तो पेरेंट्स को पता चल ही जाता है और स्कूल में टीचर्स को भी पता चल जाता है कि हर बच्चा किस तरह का है। तो अगर उनको उसी मोड में पढ़ाया जाए, या मल्टी टाइप, हाँ, कि ऑडियो भी हो, विजुअल भी हो, और साथ-साथ उसको एक्टिविटीज़ के साथ भी चीज़ें बताई जाएँ, समझाई जाएँ, तो बच्चा सीख लेगा। ठीक है। कब पेरेंट्स को ऐसा लगना चाहिए कि अब हमें किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, ये कंडीशन जो है वो हमसे हैंडल नहीं हो रही? देखिए, जब बच्चा आपको लगे बहुत सुस्त हो गया है, जो बच्चा नॉर्मल एक्टिविटीज़ थोड़ी बहुत कर रहा था, वो करनी उसने बंद कर दी हैं, वो उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, वो खाना सही से नहीं खा रहा है, वो बात नहीं कर रहा है, वो अपने आप में आइसोलेटेड हो गया है, तो इसका मतलब कुछ उसके मन में चल रहा है, तो डेफ़िनिटली साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए उस टाइम। किस एज में हो जाता है ये ऐसा कॉन्फिडेंस लो होना, सुस्त होना? ये जो है ना, इसकी कोई एज मैं नहीं बोलूँगी आपको, ये जब भी आपको एक ऐसा कोई ट्रिगर मिल गया, बचपन में भी अगर पेरेंट्स जो हैं, बच्चे को कई बार क्या होता है ना, आपने देखा होगा, अरे मेरा गोल्लू-मोल्लू, अरे मेरा कालू, या ऐसे करके निकनेम्स हम यूज़ कर लेते हैं, या उसकी पर्सनैलिटी को लेके, उसकी बॉडी को लेके, वो पेरेंट्स को पता नहीं चलता है, बट कहीं न कहीं वो बच्चा बॉडी शेम फ़ील करता है, और ऐसे बच्चे आए हैं कि बचपन से हमें लंबू, इस तरह के वर्ड्स देके बोला गया है। तो वो हमें तो लगता है बड़े प्यार के हैं, बट वो कहीं न कहीं बच्चे के अंदर वो अंदर सेल्फ डाउट, क्या मैं सच में ऐसा हूँ क्या? तो कॉन्फिडेंस लेवल वहीं कम हो जाता है उसका। क्या बार-बार डाँटना बच्चों को उनके कॉन्फिडेंस लेवल को कम करता है? बिल्कुल, किस बात पे डाँट रहे हैं आप? और क्या वो जेन्युइन चीज़ है जिस पे आप डाँट रहे हैं? डाँटना ज़रूरी है या समझाना ज़रूरी है? क्या आप बच्चों को ही काउंसल करते हो या पेरेंट्स को भी सिखाते हो? नहीं, बिल्कुल, जब मेरे पास बच्चा आता है तो डेफ़िनिटली मैं पेरेंट्स को भी पकड़ती हूँ, और मुझे अगर उनके पास लगता है कि उनके आपस के रिलेशंस बिगड़े हुए हैं, या घर के एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम है, तो पूरी फैमिली थेरेपी की जाती है फिर उनकी। अच्छा, फुल फैमिली फुल थेरेपी। फैमिली थेरेपी। उसमें मैं उसके भाई को भी बुलाऊँगी, छोटा भाई-बहन है उसको भी बुलाऊँगी, मदर को भी बुलाऊँगी, और अगर मुझे लग रहा है ग्रैंड पेरेंट्स इन्वॉल्व है कहीं न कहीं, तो ग्रैंड पेरेंट्स को भी बुलाती हूँ। तो मैं पूरी फैमिली को ही इन्वॉल्व कर देती हूँ उसमें। आजकल बच्चों का कंसंट्रेशन होता है वो इतना कम कैसे हो गया है? देखिए, कंसंट्रेशन तो हमें भी पता है आजकल सोशल मीडिया कितना हो रहा है। मतलब ये लगा लीजिए कि 2 साल से कम के बच्चे को हमें मोबाइल नहीं देना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स अपना काम करने के चक्कर में दे देते हैं। तो वो मोबाइल पे लगे रहते हैं, डिजिटल उनको पता ही नहीं क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। तो जब इतनी फ्रीक्वेंटली आपको चीज़ें दिख रही हैं, फटाफट क्लिक कर रहे हैं। बच्चे छोटी-छोटी सी उँगली से ऐसे खटाखट ऐसे करते हैं ना, वो बड़े प्यारे से तो लगते हैं, बट है तो गलत ही वो। तो वो जब करते हैं तो उनकी वो जो एक स्पैन होता है, अटेंशन स्पैन है, वो उनको फिर नॉर्मल अगर आप काम करेंगे तो बोर फील करेंगे। आपको इसमें एन्जॉय आता है। मोबाइल और गेमिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मतलब अगर आप मोबाइल में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो आपकी कंसंट्रेशन ब्रेक होगी, आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाएगा, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। आप जो कहते हैं ना, हमारी नॉर्मल रूटीन की जो हैबिट है, आप बाहर खेलने नहीं जाओगे, फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाएगी आपकी। तो सारी पूरी तरह से, मतलब मेंटली भी और फिज़िकली इफ़ेक्ट करता है आपके ऊपर। कितना टाइम आप मानते हो कि इतनी देर तक अगर बच्चा कंसंट्रेट कर रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल है? देखिए, सबका अपना लेवल होता है, बट फिर भी कुछ बच्चे जो इंटेलिजेंस टाइप के होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, वो बहुत टाइम तक दे देते हैं। मतलब ये लगा लीजिए कि 20 मिनट से लेके और 40 मिनट तक हम मान सकते हैं कि बच्चा अगर इंटरेस्टेड है करने में, कंसंट्रेशन बन रही है 20-25 मिनट, 30 मिनट तक, तो ठीक है उसकी। क्या मेडिटेशन या माइंडफुलनेस बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा। मतलब बच्चे उस तरह से तो नहीं कर पाएँगे, बट उनको बड़ा अच्छा, जैसे मैं भी अपनी जब काउंसलिंग कराती हूँ, तो मैं बच्चों को थेरेपी देती हूँ। तो उसमें मैं थोड़ा-सा मेडिटेशन पार्ट कर देती हूँ, या जैसे अभी एक बच्ची मेरे पास आ रही है, शी इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन मेडिटेशन। तो मैं उसको थेरेपी कराती हूँ, मैं बोलती हूँ नहीं, मैं आपको एक थेरेपी कराऊँगी, आपको रिलैक्सेशन मैं बताती हूँ, आप लेट जाओ। तो वो एवरी टाइम जब भी वो सेशन के लिए आती है ना, बोलती है मेरी थेरेपी करा दो।
कैसे लेटूं, अच्छा चादर ओढ़ लूं क्या, चादर नीचे कर लूं क्या, मतलब उनको अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं। तो विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, हम ये टेक्निक यूज कर सकते हैं उसमें जब हम पेरेंट्स की वो कौन सी 5 बिगेस्ट मिस्टेक हैं जो बच्चों की मेंटल ग्रोथ को अफेक्ट करता है? देखिए, एक तो उनको क्रिटिसाइज करना, एक उनको छोटी छोटी बातों के लिए डांटना, एक कंपेयर करना, उनको टाइम ना देना, और थोड़ा सा उनको मतलब जो वो चाहते हैं, उनको जो बोलना चाहते हैं, उनको टाइम ना दे के उनकी बात को ना सुनना। आजकल आपने देखा होगा पेरेंट्स बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव भी हो गए हैं कि मेरे बच्चे को चोट ना लग जाए, कोई डांट ना दे, किसी से लड़ाई हो गई तो उसके घर पहुंच जाएंगे लड़ने। तो क्या इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज होता है? इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बनता ही नहीं है। बच्चा कैसे कॉन्फिडेंट होगा जब आप उसको अलाउ ही नहीं कर रहे हो कुछ करने के लिए? वो अपने डिसीजन नहीं ले सकता, वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, उसको यही नहीं पता मुझे इस चीज से कैसे निकलना है बाहर, तो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं उसके अंदर। तो क्या सॉल्यूशन क्या है इसका? बच्चे को फ्री छोड़ें। पिट बच्चे के को आए चाहिए- तो कुछ ना बोले? नहीं, पिट के आए तो उसको बताएं कि जब आप पिट के आए हो, पिटे क्यों, और अगली बार ऐसे बात करना या इस तरीके से डील करना। मतलब प्रोटेक्टेड आपने बोला ना, तो उसका मतलब ये हुआ कि ओवर प्रोटेक्टिव। पिट के आया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ना, कि पिट के आया तो रीजन क्या है, पिट के आया तो उसको बताओ क्यों, अगली बार आपको ऐसे बात करनी है, इस तरह समझाना है, आपको एक मौका देना है, 2 देना है, टीचर को बताना है, या आपको पर्टिकुलर उस बच्चे को समझाना है, या जो भी आपके आसपास है उससे हेल्प लीजिए, ये हम बोल सकते हैं। बट पिटना है तो पीट के आओ, तो दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। पनिशमेंट और डिसिप्लिन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पनिशमेंट जो होती है ना, वो बच्चे के अंदर एक डर पैदा कर देती है, और जो डिसिप्लिन होता है वो हमारा मतलब बेसिकली एक इंसान की पर्सनालिटी को बनाना, अनुशासन आप सिखा रहे हो उसको, तो सिखाया प्यार से जाता है, और पनिशमेंट से आप उसको डरा रहे हो, वो काम करेगा ही नहीं, जो आप चाह रहे हो ना वो करेगा नहीं, वो करेगा भी तो थोड़े टाइम के लिए वो कर सकता है, उसके बाद वापस फिर उसी मोड में आ जाएगा। एग्जाम के टाइम पर काफी एंजाइटी बढ़ जाती है बच्चों में, उसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए, एग्जाम टाइम पे मैंने आपको पहले भी बताया कि एग्जाम टाइम पे जो एंजाइटी बढ़ती है उसका एक कारण पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। अगर आप घर से उसको ये बोल के भेज रहे हो कि नंबर अच्छे आने चाहिए, और उसको ये पता है कि नंबर अच्छे नहीं आए तो घर में आगे पिटाई होगी, तो कॉन्फिडेंस उसका वो नहीं हो पाता, तो एग्जाम में वो नहीं कर पाता है। बट हाँ, अगर एंजाइटी हो रही है बिकॉज ऑफ बच्चे को कई बार लगता है कि मैं शायद कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा फियर होना नॉर्मल है, ये हमारा माइंड समझता है ना। बट ज्यादा कि आगे का रिजल्ट भी हमने सोच लिया कि पेपर के बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर घर में जाके क्या एनवायरनमेंट होगा, फिर स्कूल में टीचर मुझे कैसे बोलने वाली है, तो वो चीज अगर कंटिन्यू बच्चे के मन में बैठी होती तो वो एंजाइटी बढ़ा देती है। अगर बच्चा बार बार फेल हो रहा है उस केस में क्या करें? बार बार फेल हो रहा है तो बार बार फेल होने का भी कोई कारण होगा। अगर बच्चा फेल हो रहा है तो मे बी उसको याद नहीं हुआ है, उसको वो चीज़ें क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या उसको जो स्कूल में चीज़ें समझाई जा रही थी, बताई जा रही थी, वो समझ में नहीं आ रही हैं, प्रेशर ज़्यादा है, सिलेबस बहुत टफ है उसके हिसाब से, उसके आईक्यू लेवल से, या जो नॉर्मल पेरेंट्स करते हैं कि क्या बोलूँ मैं इसके लिए मतलब यही समझ लो आप, कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है वो सिस्टम में है, सिस्टम में है। हो सकता है वो चीज जो कर रहा है वो उसके लिए बना ही नहीं है। हाँ, ये हो जाता है। कई बार क्या होता है ना, अभी देखिए कुछ स्कूल्स में हमने देखा है कि बच्चे को ना एडमिशन कराने के लिए आप उसको डाल देते हो, रूल है 3+ टू 4+ में इसके एज में होना चाहिए, बट पेरेंट कहते हैं नहीं डाल दो, 3+ वाले को भी उसी क्लास में, 4+ वाले को भी उसी क्लास में, तो 3+ वाले के ऊपर तो बर्डन पड़ रहा है ना। फिर वो आगे जाके बोलते नहीं, हमने मानी नहीं, हमने बस जबरदस्ती उनको एडमिशन करा दिया, अब हम वापस इसको बैक करा रहे हैं। ऐसा है, ऐसा होता है। अभी मेरे पास एक पेरेंट आया था, उसने यही बोला कि हमें मना किया गया था, हम नहीं माने, हमारा बच्चे का लेवल नहीं है। उसके भाई की मैं काउंसलिंग कर रही हूँ, तो साथ में उसकी भी शुरू हो गई है कि मैम ये नहीं समझ पा रहा, अब हम इसको बैक करा रहे हैं। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कोई एक सिंपल एक्सरसाइज बताइए। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको पेरेंट्स को जो है अपने बच्चे की बात सुननी चाहिए, उसको प्यार से डील करें, उसको टाइम दें, और उसको मोटिवेट करें, उसको क्रिटिसाइज़ ना करें। और एक्सरसाइज के लिए आप ब्रीदिंग कर सकते हैं, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप कुछ भी आर्ट एंड क्राफ्ट या कुछ भी छोटे-छोटे टास्क आप उसको दीजिए। मतलब बड़े-बड़े ना देके छोटे-छोटे टास्क दीजिए, थोड़ा उसको एप्रिशिएट करिए, उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दीजिए कि हाँ, आपने बहुत बढ़िया किया, वेल डन, बहुत अच्छा। तो उसको लगेगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, छोटी-छोटी चीज़ों को करने के बाद। बच्चों के लिए आइडियल स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए? आइडियल मैं जो अपने बच्चों को बोलती हूँ, जो मेरे पास आते हैं, मैं बोलती हूँ 30 मिनट इज़ इनफ पूरे दिन में। 30 मिनट्स? 30 मिनट्स बहुत है। पेरेंट्स का खुद का स्क्रीन टाइम तो 6 घंटे। पेरेंट्स का तो आप ये लगा लो कि बेड पे भी जाते हैं तो उनके फोन चल रहे होते हैं, हस्बैंड एक कोने में बैठे, वाइफ एक कोने में बैठी है, बच्चा आ रहा है तो उसको डांट डूट के सुला देंगे, या चल भाई तू भी पकड़ ले फोन, यही चल रहा है। तो आइडियल तो कुछ भी नहीं है, हम सब बोलते भी हैं, बातें भी सुनते हैं, रील्स भी देखते हैं, बट अप्लाई कोई नहीं कर रहा है। न्यूट्रिशन का एकेडमिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है?
किस चीज़ का? न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी, आप फिजिकली फिट नहीं होंगे, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपका मन नहीं लगेगा, आपकी कंसंट्रेशन नहीं बनेगी, आपका अटेंशन स्पैन कम हो जाएगा, आपको नींद आने लग जाएगी, थकान हो जाएगी। तो न्यूट्रिशन तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो बच्चे नहीं अच्छे से पढ़ाई में कर पाते हैं फोकस। आपके अकॉर्डिंग बच्चे को गुड टच बैड टच किस एज में बता देना चाहिए? ये बचपन से बताना चाहिए। मैंने सेशंस भी लिए हैं, मैं कई स्कूल्स में गई हुई हूँ और वहाँ पे हम यूकेजी, एलकेजी से शुरू कर देते हैं ये काम। ठीक। गुड टच। किस एज में बच्चा जो है सेक्सुअली अब्यूज होता है? सेक्सुअली स्कूल टाइम में होता है, बिफोर चाइल्डहुड भी होता है। अगर हम बात करें तो चाइल्डहुड के ऊपर बाद में भी होता है। मतलब अब्यूज़ का ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बट छोटे बच्चे होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, तो उनको कर देते हैं, उनको पता नहीं चलता। लेकिन वो रेगुलर बार-बार करने से ना फिर उनको थोड़ा समझ में आने लग जाता है। तो मतलब ये लगा लीजिए चाइल्डहुड एज में हो जाते हैं बच्चे सब। घर के लोग ही करने शुरू कर देते हैं अब्यूज़, बाहर के भी करते हैं। प्रोटेक्ट कैसे करें बच्चों को सेक्सुअली प्रोटेक्ट अब्यूज ना करें, हो? उनको बताएँ, उनको इतना प्यार से बच्चों को डील करें, उनकी बातों को सुनें, इग्नोर ना करें। बहुत पेरेंट्स आते हैं, बच्चे बताते हैं मैंने ये चीज़ मम्मी को बताई, मम्मी ने नहीं सुनी। तो आप इग्नोर ना करें। जब आपका बच्चा आपको कुछ भी ऐसा रेड फ्लैग साइन बता रहा है तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर ना करें। क्या बच्चों को खुल के सेक्स के बारे में भी बताना ठीक बिल्कुल है? बताना चाहिए, बट उसकी एज आई थिंक चाइल्डहुड के बाद हम आफ्टर 15 या 18 में जब एडल्ट हो जाता है बच्चा, इस दौरान हम उसको 10th में 9th क्लास से बताना शुरू कर सकते हैं। वैसे भी ऑर्गन्स पढ़ता ही है, पर और चीज़ें भी बतानी चाहिए। हेजिटेट नहीं करना चाहिए इसमें। ठीक है। क्या वो 5 चीजें जो बच्चों के सामने कभी नहीं करनी चाहिए? बच्चों के सामने लड़ाई ना करें, बच्चों को कभी क्रिटिसाइज़ ना करें, बच्चों के सामने कभी भी किसी और इंसान का उनके साथ कंपेयर ना करें। बच्चा अगर कुछ कहना चाहता है आपको, तो आप प्लीज़ उसको कभी भी टोकें ना, उसकी पूरी बात सुनें, चाहे आपको पसंद आ रही हो या ना आ रही हो। और बच्चे को एक हेल्दी एनवायरनमेंट दें, उसको कोई भी ऐसा टीज़र या कोई बुली वाला शब्द घर में ना बोलें। वो कौन सी 5 हैबिट्स हैं जो पता चल जाता है कि ये बच्चा लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करेगा? तो 5 हैबिट्स में अगर हम बात करते हैं ना, तो हम जब डेवलपमेंट देखते हैं बच्चे का, तो बच्चा फिजिकली फिट होना चाहिए, एक्टिव है, काम कर रहा है, खा रहा है, घूम रहा है। और दूसरा, वो मेंटली आपसे बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, फ्रेंड्स हैं उसके, सोशली बहुत अच्छे से एक्टिव है, एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ कर रहा है, पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा इंप्रेशन है, बहुत अच्छा डील करते हैं, बात करते हैं, अपनी सारी बातें कह रहे हैं, तो उसका मतलब वो बच्चा हेल्दी है। बच्चे को बोर्डिंग में भेजना क्या सही डिसीजन रहता है? देखिए, बोर्डिंग में भेजने का ना एक एज होती है, आप उस एज में भेजें तो शायद बहुत अच्छा रहता है। क्या जब वो एज है? जैसे बच्चा समझदार हो थोड़ा, बहुत छोटे बच्चों को भेज देते हैं लोग एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, उसमें वो क्या बताएगा किसी को कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसी एज में भेजें जब बच्चा थोड़ा-सा समझ जाए और उसको समझ में आने लग जाए कि हाँ, मेरे साथ कोई क्या कर रहा है, मैं अपने पेरेंट्स को बता सकता हूँ। फिर भी एवरेज एज? मतलब जैसे हम बात करते हैं 6th क्लास में चलेगा? 6th 6th 7th क्लास या में, हाँ, 6th 6th 7th 7th में आप भेज 6th सकते 7th हैं। में बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, समझ जाता है वो चीज़ों को, बता सकता है अपने पेरेंट्स को। बीइंग अ मदर, बच्चों की लाइफ में क्या रोल होता है माँ का? माँ का रोल होता है कि जब मेरा बच्चा कहीं से परेशान होके आए तो मैं उसको बहुत प्यार दूँ, उसकी बात को सुनूँ, उसकी एंगल से समझने की कोशिश करूँ। ना कि उसको स्कोल्ड करना, डाँटना और बदतमीज़ी वाले शब्द यूज़ करना, ये सब चीज़ें। तो मदर को तो हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए अपने बच्चे को। अगर वो गलत भी कर रहा है, बहुत प्यार से समझाएँ उसे। फादर का क्या रोल होता है एक बच्चे की लाइफ फादर में? का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली क्या होता है कि मदर के ऊपर छोड़ दिया जाता है सब कुछ, कि मदर है ना, तुम्हारा काम है ये, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चे को पापा से भी बहुत सारी चीज़ों की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि पापा मुझे टाइम दें, और पापा की पर्सनैलिटी, मदर की पर्सनैलिटी दोनों अलग होती हैं। उनके बिहेवियर, उनकी कुछ ट्रेट्स और उनके ट्रेट्स अलग होते हैं। जी। तो बहुत सारी चीज़ें वो अपने फादर से देखता है, सीखता है। अगर लड़का है तो डेफिनेटली वो पापा की तरह बनना चाहेगा, लड़की है तो मम्मी की तरह बनना चाहेगी। तो अगर दोनों ही अगर पापा के साथ रहते हैं तो पापा की जो चीज़ें हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, जो वो अपनी लाइफ में जो चीज़ें देख रहे हैं तो बताएँगे, एक्सपीरियंसेस हर चीज़, तो बच्चे के अंदर एक मैच्योरिटी लेवल आता है, कॉन्फिडेंस बढ़िया होता है। जब सेपरेटेड फैमिलीज होती हैं, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हो गया, हुँ। तब बच्चे की मेंटालिटी पे क्या इफेक्ट करता है? ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं जिसमें बच्चा पसंद ही नहीं करता, पहली बात तो सेपरेट होना, वो दोनों के साथ रहना चाहता है। फिर डिपेंड करता है वो मम्मी के साथ रहे या पापा के साथ रहे। तो उसको जो अच्छा लगता है, उसको लगता है जो मेरी हैप्पीनेस का ध्यान रखता है, जो मुझे केयर करता है, जो मुझे समझ रहा है, तो बच्चा उसके पास चला जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है, ज़बरदस्ती आपने ऐसे पेरेंट के पास भेज दिया जो बच्चा जाना नहीं चाहता, तो मेंटली डिस्टर्ब तो रहेगा ही, खुश नहीं रहेगा। अभी रिसेंटली एक बच्चा ऐसा आया था मतलब मेरे पास, काउंसलिंग हुई थी, तो वो मम्मी के पास नहीं रहना चाहता था। उसने बोला मम्मी मुझे वो चीज़ें दे ही नहीं रही, वो एनवायरनमेंट ही नहीं दे रही है, वो डाँट रही है मुझे या मेरी बात नहीं सुन रही। इवन नानी के साथ भी वो खुश नहीं था, और अपने दादा-दादी के साथ और पापा के साथ बहुत खुश है। तो उधर चला गया। उधर चला गया वो। अब मम्मी परेशान हो रही है, तो मैंने काउंसलिंग में यही बोला, मैं कहा बच्चा जहाँ खुश है आप वहीं रहने दो, पर्पस तो खुशी है ना उसकी।
और उसने भी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि मेरे को यहाँ क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, और वहाँ क्या मिल रहा है। तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है उसको क्या चाहिए। हम क्या दे रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, वो क्या चाहिए। जब किसी बच्चे की माँ की डेथ हो जाती है, वो चली जाती है इस दुनिया से, तब बच्चे की मेंटालिटी और साइकोलॉजी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, अगर बच्चे की मदर की डेथ हो गई है ना, तो फ़र्क तो बहुत पड़ता है। अगर तो बच्चे का और मम्मी का बहुत अच्छा बॉन्ड था तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। और मतलब सोसाइटी में भी अगर हम देखें कि अकेला बच्चा है, पापा उस तरह से टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो वो जो गाइडेंस, वो जो हेल्प, वो जो सपोर्ट मिलती है बच्चे को अपनी मम्मी से, वो नहीं मिलेगी। लोग नहीं ले सकते हैं। या फिर सेकंड मदर आ गई, स्टेप मदर हो गई, तो ऐसे भी केसेस आए हैं कि स्टेप मदर की वजह से बहुत सफ़र होता है, वो नहीं इतना ध्यान दे पाते बच्चे के ऊपर। पर्सनैलिटी तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ जाता है उस चीज़ पे। और जब किसी बच्चे के फादर की डेथ हो जाती है, तब क्या इफेक्ट करता है? ये दोनों चीज़ें ना, फादर की डेथ हो चाहे मदर की डेथ हो, बच्चे के ऊपर है कि वो किससे अटैच्ड है। कुछ बच्चे फादर से अटैच होते हैं, कुछ मदर से अटैच होते हैं, है ना? तो फ़र्क तो पड़ता है, खालीपन रहता है, वो नहीं भूल पाता, और वो जो चीज़ें, वो एक्टिविटी जो वो करता था उन लोगों के साथ में, वो मिस करता है। वो जगह नहीं भर सकता कोई भी, बच्चों को रहता है। मेरे पास बड़े-बड़े लोग आए हैं जो बताते हैं कि हमारे फादर की डेथ हो गई थी या मदर की हो गई थी, वो आज तक भी निकल नहीं पाए उस चीज़ से। कमी तो कमी रहती है ना। और वो क्या बताते हैं जब आपको आके? वो ये बताते हैं कि मम्मी के जाने के बाद या पापा के जाने के बाद हमारी लाइफ में ऐसा हुआ, हमें वो कमी लगी और वो नहीं हुई, तो हम मिस करते हैं उनको। याद आता है उनका कि अगर हम इस कंडीशन में होते तो वो क्या हमें करती, किस तरह से प्रोटेक्ट करती, कैसे गाइड करती, कैसे हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट डालती वो। तो ये चीज़ें मिस करते हैं। सोल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन इसमें तो देखिए, अगर ऐसा कुछ होता है, फादर की डेथ होती है, मदर की डेथ होती है, तो कोशिश करें बच्चे को एक काउंसलर के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएँ, क्योंकि वो चीज़ें जो उसके मन में है ना, वो शायद नहीं बता पाएगा अपने किसी भी रिलेटिव को, और ना वो समझ पाएँगे। तो ऐसे में काउंसलिंग बहुत हेल्पफुल होती है। जब काउंसलिंग होती है तो काउंसलर क्या समझाता है ऐसा जो एक नॉर्मल इंसान नहीं समझा पाता? देखिए, क्या होता है ना कि काउंसलिंग में जो हमारा पर्पस होता है, वो होता है कि द क्लाइंट, उसका माइंडसेट क्या है। हम ये नहीं सोचते कि मदर क्या खुश हो जाएगी मेरी बातों से, या फादर खुश हो जाएंगे मेरी बातों से, या हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड खुश हो जाएगा, हम वो नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं जो हमारे पास क्लाइंट है ना, वो सफ़रर है, प्रॉब्लम उसको हो रही है, उसका हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। तो हम चाहते हैं उसके एंगल से चीज़ों को समझना, थोड़ा एम्पैथेटिक भी रहते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, और वो खुल के एक रैपो फॉर्मेशन अगर हमारी हो जाती है, तो खुल के हमें सारी बातें बताता है। हर चीज़, इवन बच्चों के बारे में हम, जैसे कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स आते हैं, मेरा बच्चा मुझसे बहुत फ्रेंडली है मैम, और वो मेरे को सारी बातें बताता है, दिक्कत कुछ नहीं है, बट फिर भी ये काम नहीं कर रहा है। तो हम सोचते हैं अगर दिक्कत नहीं है तो मेरे पास आए क्यों? तो दिक्कत तो है, तो एक्सेप्टेंस नहीं है पेरेंट्स को। द मोमेंट द चाइल्ड एंटर्स, और उसके बाद जो वो एक अच्छी सी रैपो हमारी बन जाती है, वो इतनी बातें बताता है कि मतलब पेरेंट्स को भी पता नहीं होंगी वो। तो वो चीज़ें हम वहाँ फिर एक फ्रेंडली, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट, एक केयरिंग एनवायरनमेंट, उसको एक ट्रस्ट बनाना और एक कॉन्फिडेंशियलिटी, ये हमारे एथिक्स भी होते हैं और हम ये रखते हैं, तो बच्चा ओपन अप होके हमें सब बता देता है। क्या बच्चे के दिमाग में कभी ऐसा आता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे जज कर रहे हैं? हाँ, आता है। वो यही सोचता है कि मम्मी पापा जज कर रहे हैं, कंपेयर करते हैं, उसके लिए उसके चक्कर में मुझे ऐसा बोलते हैं, या मेरी बुआ मुझे ऐसा बोलती है, या मम्मी ने ऐसा करा तो दादी ने ये बोला, मम्मी ने कुछ नहीं कहा, मम्मी ने मुझे डांट दिया, मतलब इस तरह से। तो वो करते हैं, उनको नहीं अच्छा लगता है। न्यूक्लियर फैमिलीज का बच्चों के दिमाग के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहा है? न्यूक्लियर फैमिली में अब मान लीजिए मम्मी है, पापा है, ठीक है, 2 ही लोग हैं, नयापन तो कुछ है नहीं उनके पास। अब वो अपने मन की बात कहे किसको? मम्मी कहे, मम्मी अपना बिज़ी है, पापा अपना बिज़ी हैं। एक्चुअली जॉइंट फैमिली में दादा-दादी होते हैं, वो थोड़े से कहते हैं ना कि बच्चे से ज़्यादा हमें अपना पोता-पोती ज़्यादा पसंद होता है। तो वो कहीं न कहीं वो बचपन उनको अच्छा लगता है, तो वो उस एंगल से सोचते हैं। वो बेटा-बहू के बारे में नहीं सोचते, वो पोता-पोती के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो फ्रीडम भी मिल जाती है, पैम्पर भी करता है, तो बच्चा अपनी सारी शिकायतें, जो भी बात है, वो कर देता है। न्यूक्लियर में ये चीज़ की कमी रह जाती है। न्यूक्लियर में हम 2 और हमारा 1 या हमारे 2। आप ज्यादा प्रेफर क्या करते हैं, न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली? देखिए, हर जगह अलग-अलग मैटर है। जैसे अभी कुछ ऐसे आते हैं, जॉइंट फैमिली है तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा कलेश हो रहे हैं, मतलब मदर ही खुश नहीं है या बच्चा ही खुश नहीं है। तो फिर ऐसे में लगता है कि थोड़ा-सा सॉल्यूशन करिए आप, है ना? लेकिन वो माइंडसेट चेंज नहीं करना चाहते। बड़े लोगों का ये भी होता है कि वो चेंज नहीं करना चाहते अपने आप को। और मतलब इवन देखो, शादी में भी बहू को देख के नहीं हम नहीं चेंज करेंगे, या बच्चे अगर बोल रहा है तो नहीं, ये ऐसा ही कर रहा है, इसको कोई ज़रूरत नहीं काउंसलिंग की, मत लेके जाओ। उल्टा ऐसा उनका रिस्पॉन्स आता है।
तो कई फैमिली को मैं यही बोलूँगी कि आप जॉइंट फैमिली में अगर रहते हैं तो थोड़ा सपोर्ट करें, अपने बच्चों को सपोर्ट करें, पोते-पोती को सपोर्ट करें, सुनें उनकी बात, समझने की कोशिश करें। वो एक जनरेशन गैप हो जाता है तो माइंडसेट अलग हो गया है उनका। और अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो न्यूक्लियर फैमिली के अलग ही नुकसान भी होते हैं, देखा जाए तो अकेला बच्चा है, किससे बात करें? आजकल तो एक बच्चा ही रखते हैं लोग। हाँ। एक बच्चा किससे बात करेगा? कोई सिबलिंग नहीं है अपनी शेयर हम्म। करने के लिए। पेरेंट्स इतने बिजी हैं कि बाहर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कराने के लिए स्विमिंग करा लो, म्यूजिक करा लो, डांस करा लो, आर्ट एंड क्राफ्ट में भेज दो, एटलीस्ट वो बच्चों के बीच में तो रहेगा, वो भी नहीं हो पाता है। तो न्यूक्लियर के अपने नुकसान भी हैं, कहीं जा नहीं सकते, कहीं उसको मतलब उसको फ्रीडम नहीं मिल पाती है, उतनी अपनी बात नहीं कह पाता है। तो देखा जाए दोनों के फायदे भी और नुकसान भी है, डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली कैसे डील कर रहे हो आप। फिर भी बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ काउंसलर, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, बच्चे की लाइफ में ज्यादा रोल किसका है, माँ का या बाप का? दोनों का ही होता है। नहीं, ऐसा तो नहीं। मतलब माँ जो है एक एज तक माँ का रोल है। अगर हम बात करें कि बचपन में जैसे बच्चे को मम्मी चाहिए होती है, मम्मी केयर करती है, मम्मी प्रोटेक्ट करती है, मम्मी खाना देती है, आपकी फिजिकल नीड जो खाने से होती हैं वो पूरी करती है, आपको पैम्पर करती है, आपको इमोशनली सपोर्ट करती है। तो वो बचपन में तो मम्मी का पूरा रोल रहता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो रहा है ना, उस टाइम शायद पापा थोड़ा बहुत टाइम दे देंगे, खेल लेंगे, वो तो वैसे भी टाइम होता नहीं उनके पास, शाम को आते हैं, कितना टाइम दे देंगे। बट कई बार क्या होता है कि कुछ फैमिली में मम्मी थोड़ी डोमिनेटिंग होती है, तो ऐसे में उनको पापा की ज़रूरत पड़ती है कि मम्मी अगर ऐसी हैं तो फिर पापा के साथ हम थोड़ा-सा बात करके ओपन अप हो जाते हैं। लेकिन वैसे अगर मैं नॉर्मल बोलूँ तो एक एज में जाके मैच्योर जब बच्चा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तब पापा का रोल ज़्यादा होता है। तब पापा को अपना रोल प्ले करना चाहिए। 18 के बाद? बिल्कुल, बिल्कुल। तब बच्चे को एक फादर की ज़रूरत होती है। लाइफ़ की फ़िलॉसफ़ी, लाइफ़ की प्रॉब्लम्स, करियर और जो भी आपको आगे ज़िंदगी में बढ़ना है, वो तो पापा थोड़ा-सा और अच्छे से बता सकते हैं। हाल फिलहाल में मेजर प्रॉब्लम बच्चों से रिलेटेड क्या आ रही है जो आपने देखी? सबसे ज़्यादा एंगर इश्यूज़ आ रहे हैं। बच्चे का एंगर इश्यूज़ आ रहे हैं, डिजिटल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, सारे मोबाइल, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, खाना नहीं खा रहे हैं। फिर आजकल छोटे-छोटे जैसे बच्चे, थोड़े बड़े बच्चों की बात करूँ, एडल्ट हैं तो वो ड्रग्स लेने में जा रहे हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, एक्स्ट्रा जो मतलब उनका रहता है बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, डिप्रेसिव हो गए, ब्रेकअप हो गया, ये चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं। अगर किसी बच्चे का चाइल्डहुड में रेप हुआ है और आप उसको काउंसिल कर रहे हो, तो आप उसे क्या कैसे हील करोगे, कैसे डील करोगे? देखिए, तो हमारा बड़ा कॉन्फिडेंशियल रहता है, ये हम बता नहीं सकते आपको, बट हम काउंसलिंग और थेरेपी के थ्रू उसको हील करते हैं। कितना टाइम लग जाता है एक बच्चे को इतनी सीवियर कंडीशन से बाहर निकालने में? देखिए, टाइम तो लगता है, डिपेंड करता है आपकी परफेक्शनिस्ट के ऊपर, आप कितना अच्छे से उसके साथ रैपो फॉर्म करा है, कितना वो ओपन अप हो रहा है आपके साथ में, कितना बता रहा है आपको, कितना आपके साथ खुला हुआ है वो बच्चा। तो जितना ज़्यादा हम एक फ्रेंड की तरह एक बहुत अच्छे से हम मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, तो बच्चा जब ओपन अप हो जाता है तो हम उसी तरह से थेरेपी वर्क करते हैं, काउंसलिंग पे वर्क करते हैं, तो ईज़िली निकल जाता है उस चीज़ से। और घर में भी एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज हो, पेरेंट्स भी थोड़ा सपोर्टिव हो जाएँ, तो हो जाता है। कितना मुश्किल होता है कॉन्फिडेंशियल होना कि आप बात सुन भी रहे हो, किसी को बता भी नहीं पा रहे हो? हाँ, देखिए, ये तो हमारा लीगल अगर हम बात करें, कॉन्फिडेंशियलिटी हमारी एथिक्स में आता है। और लेकिन कुछ केसेस में हमें कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कोई सुसाइडल किसी के अंदर थॉट्स आ रहे हैं, बच्चा सुसाइड करने के मूड में हो सकता है, उसने अटेम्प्ट भी किया हो, तो ऐसे में हमें थोड़ा-सा पेरेंट्स को गाइड करने के लिए थोड़ा-सा कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक करनी पड़ती है। बस उतनी करनी पड़ती है जितने में हम उनको बता पाएँ कि आपको बच्चे को ऐसे डील करना है और ऐसे नहीं करना है, अदरवाइज़ कुछ आगे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। या लीगल कुछ हो रहा है, लीगल हमें ज़रूरत पड़ रही है, या मेडिकल इश्यूज़ में हमें कोई ज़रूरत पड़ रही है, तब हमें थोड़ा बहुत उसी के अकॉर्डिंग बहुत कम बताना पड़ता है। कभी ऐसा आपके सामने आया है कि आपने बच्चे की कंडीशन सुन के किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल बॉडी को इन्फॉर्म कराओ कि इसके पेरेंट्स के खिलाफ ये एक्शन लो, ये बच्चे को सही से डील नहीं कर रहे? नहीं, हम पेरेंट्स को ही बता देते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ी है। कभी ह्यूमन वेलफेयर वालों को आपने कोऑर्डिनेट किया हो? नहीं, अभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। क्योंकि बच्चे आते हैं, पेरेंट्स जब लेके आ रहे हैं काउंसलिंग के लिए, तो इतना तो वो भी समझ रहे हैं कि हम अपने बच्चे को लेके आ रहे हैं। ये उन केसेस में हो सकता है जहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने बच्चे को डील किया हो और पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तब ऐसा हो सकता है। मुझे सही-सही बताना, बच्चे को पीटना ठीक रहता है या नहीं? क्योंकि मेरी बहुत मार पड़ी है। अब आप बता दीजिए मुझे, आपकी मार पड़ी है, क्या आपको अच्छा लगा? बहुत, उस टाइम तो बहुत खराब लगा। बस, तो फिर खराब ही लगता है। मैंने आपको बताया ना, मार पीट से बच्चे के अंदर डर डेवलप होगा, कभी भी उसकी पर्सनैलिटी नहीं बनेगी। अब अगर आप इस चीज़ को समझ गए हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगा, तो आप अपने बच्चे को शायद नहीं मारेंगे, या वही करेंगे जैसा हमारे साथ मैंने हुआ। नोटिस करा है कि पापा लोग पीटते नहीं है, उनको प्रोवोक किया जाता है। हाँ। कुछ कहते ही नहीं है तो कहते नहीं हो, मम्मी करती है ना जब मम्मी के हाथ से चीजें निकल जाती हैं। हाँ। फ्रैंकली बताऊं तो जैसे मैं हूं ना, तो मैं पापा मम्मी दोनों हूं। मतलब मैंने बच्चों को डांटा भी है और समझाया भी है,
लेकिन मार पिटाई वाली नौबत कभी इतनी नहीं आई। मतलब हमें लगता था कि नहीं, बच्चे को समझाओ। तो दोनों रोल प्ले करे हैं कि फादर का इन्वॉल्वमेंट इतना होता है ना, कुछ पेरेंट्स नहीं चाहते बिजी होना, फादर नहीं है, मैं क्या करूँ, उनको टाइम भी नहीं है ना, उनको पता कैसे डील करना है। तो फिर ऐसे में कई बार एक मदर भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है, जैसे मैंने किया है। मैंने बच्चों को अच्छे से भी बोला है, समझाया भी है, प्यार से भी बोला है, और मतलब उनको इस तरीके से बोला है कि वो बुरा नहीं माना उन्होंने। बट हाँ, पिटाई, हर बात पिटाई 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 तो बड़ा मुश्किल। पीटा तो है लेकिन कभी कभी एक दो बार कभी कुछ लगा, मतलब पिटा भी कब होगा कि जब मुझे लगा होगा कि ये अपना नुकसान कर रहा है। जैसे मैंने ये बच्चों को बोला हुआ था बचपन से कि वार्निंग है कि तुम अगर मैं बता रही हूँ इससे नुकसान होने वाला है, देखो तुम गिर रहे हो, तुम्हें चोट लगने वाली, हाँ मत मान जाओ मेरी बात। नहीं मानी, फिर जब लग गई, पता चला 2 दांत टूट गए तो फिर तो वो बोले अरे मम्मा दांत टूटा है, आप डांट रही हो, थप्पड़ भी लगा दिया। तो वो बड़ा हल्का सा, मतलब ऐसे कि अब मैं नहीं सुन रही तुम्हारी बात, तुमको अलर्ट किया था ना। मेरा ये स्टाइल रहा शुरू से। अच्छा, सच में। और लेकिन अभी आप क्या लगता है आपको, 1-2 बार भी पीटना चाहिए था? नहीं, पीटना तो चाहिए। अब हम थोड़ा और समझदार हो गए हैं, उस टाइम अलग थे हमारे माइंडसेट, ये बहुत पुरानी बातें हैं। अब हम देख रहे हैं कि इसका नुकसान है, तो मारना नहीं चाहिए बच्चे को। मारना किसी चीज का सॉल्यूशन है ही नहीं। आपको लगभग कितने साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए मेरा ऐसे मोर देन साइकोलॉजिस्ट? 12 इयर्स हो गया। 12 इयर्स हो गए। कोई एक ऐसा केस जो आपके जहन में रह गया हो बच्चों से रिलेटेड आज भी, जो आप कैमरे पर शेयर करना चाहें? किस टाइप का केस? किसी भी टाइप का जो बहुत ही आपको सीवियर लगा हो, जो आपने सॉल्व किया हो। देखिए, मेरे पास ज़्यादातर बच्चे आते हैं बिहेवियरल इश्यूज़ के साथ, एंगर इश्यूज़ के साथ। मेरे पास आया था, एक अब्यूज़ का आया था केसेस। एक उसकी मदर को पता भी नहीं था कि मेरे बच्चे को अब्यूज़ किया गया, बट उसने इतने अच्छे से मुझे ओपन अप होकर बताया, तो उसकी मदर रोने लग गई कि इसने हमें क्यों नहीं बताई कभी ये चीज़। और वो फैमिली मेम्बर ही था, और मैंने उसके सेशंस लिए, वो बच्ची फिर निकल गई थी उस चीज़ से। ऐसा है? क्या चार्ज करते हैं आप एक सेशन का, अगर मैं आपसे कैमरे पर ही पूछना चाहूँ? देखिए, हमारा चार्ज बताऊँगी। बिल्कुल। देखिए, मैंने ना एक पैकेज बनाया हुआ है। मेरा पैकेज है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग रहता है मेरा। तो मेरा 1500 से 2000 रहता है, जिसमें मैं नॉर्मली लोग क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, बट मैं इसमें थेरेपी, मुझे अगर लगती है मैं थेरेपी भी कर देती हूँ। मतलब अगर मुझे लगता है असेसमेंट का है, मैं वो भी करती हूँ। और मुझे अगर लगता है फैमिली की थेरेपी पूरी करनी पड़ेगी मुझे, तो मैं हर इंसान जो भी फैमिली में उस क्लाइंट के साथ रिलेटेड है, तो मैं उनको भी पूरा टाइम देती हूँ। और मेरे यहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं है, जैसे नॉर्मली लोग रखते हैं कि इतने टाइम का एक सेशन है, इतने टाइम का एक सेशन है। मैं कहती हूँ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हमें, तो उसके लिए मैं टाइम बाउंड नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो मेरे यहाँ टाइम बाउंडेशन भी, मुझे ऐसा नहीं लगता, एक सेशन में जितना मुझे टाइम लगता है मैं वो देती हूँ। और पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करने की, पूरी फैमिली का सेशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, मैं डेफिनेटली वो भी लेती हूँ। मुझे अगर कोई असेसमेंट टूल्स यूज़ करना है, मैं वो भी करती हूँ। और उसके साथ साथ मुझे थेरेपी वगैरह जो भी मुझे देनी होती है, मैं काफ़ी सारी थेरेपीज़ भी आती हैं मुझे। एंड इज इट कंप्लीट ऑनलाइन और ऑफलाइन? मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। एंड इन दिस पैकेज अगर किसी के पास 2 किड्स हैं तो वो एक साथ काउंसलिंग करा सकते बिल्कुल, हैं? मैं करती हूँ। जैसे मैंने अभी कल ही किया, कल एक आया था। मैं, मेरी छोटी बहन, छोटी बेटी है ना, वो भी बहुत बदतमीज़ है, वो भी इसको बहुत डाँटती है, आप उसकी भी काउंसलिंग करो। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उनको भी टाइम दिया, उनको भी टाइम दिया, पेरेंट्स को भी टाइम दिया, फादर को अलग टाइम दिया, मदर को अलग टाइम दिया, और दोनों बच्चों को अलग-अलग टाइम दिया। मतलब मुझे लगता है कि जब एक क्लाइंट हमारे पास आ रहा है तो परेशान है, और मैं थोड़ा-सा एम्पैथेटिक हूँ, मैं समझ सकती हूँ अगले की प्रॉब्लम को, मेरा नेचर भी वैसा है, शायद इसीलिए मैं इस फील्ड में आई हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं बाकी, कि ठीक है, जो आया है तो उसको फुल सैटिस्फैक्शन तो मिलना चाहिए, तो मैं कर देती हूँ फिर काउंसलिंग उसकी। सो दिस इज ऑल अबाउट, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि आपके पास अगर एक बच्चा है, 2 बच्चा है, आप हमेशा एक काउंसलर के साथ, एक साइकोलॉजिस्ट के साथ उसको टच में रखिए, जोड़ के रखिए। उसकी लाइफ में कुछ भी ऊपर नीचे घटित हो रहा है तो वो एटलीस्ट एक पर्सन हो जो बिना उसको जज करे उसकी बात को सुन पाए। वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ, वंस इन अ क्वार्टर मंथ, जब भी आपको लग रहा है कि भाई ठीक है मेरा बच्चा थोड़ा सुस्त है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल लो है, तो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, उनको अपनी सारी बात बताएं, वहां से वो पूरा रफ आइडिया लेके एक रिजल्ट ओरिएंटेड आपको बता पाएं कि आपके बच्चे को ये नीड है, आप ये काम करिए, टाइम दीजिए, इस तरीके से इसकी प्रॉब्लम करिए। हो सकता है कि वो चाइल्ड अब्यूज हो रहा हो कहीं पर, तो वो चीज़ पेरेंट्स को नहीं बता पाएगा, तो उस टाइम पे आपको एक साइकोलॉजिस्ट या एक काउंसलर ही हेल्प कर सकता है। तो बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ फादरहुड, मैं तो अपने बच्चों की कंसल्टेशन बुक करना चाहूँगा, ताकि मुझे नहीं पता उनकी लाइफ में ज़्यादा इन डेप्थ क्या चल रहा है। बिल्कुल यू आर राइट, नहीं है पेरेंट्स के पास टाइम, हमारे पास भी नहीं होता, मैं भी रोज़ उनकी बात नहीं सुन पाता कि आज क्या-क्या हुआ। जब भी टाइम मिलता है हम बैठते हैं, साथ में बात करते हैं, बट रोज़ टाइम नहीं होता। बट मैं चाहता हूँ कि एक सीसीटीवी उनके ऊपर हो, एंड आई थिंक यू आर द राइट पर्सन, जो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है उसको समराइज करके, प्रॉब्लम्स पॉइंट को नोट करके हम तक डिलीवर कर पाए, ताकि बेटर पेरेंट्स बन पाए।
है ना। तो मैं सभी को यही सजेशन दूंगा, डॉक्टर एकता सिंह का नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, पार्ट ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी, नाम, नंबर, सोशल मीडिया हैंडल, सब कुछ। आपके बच्चे की लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा क्या है जो आपने देखा, जो आप चाहते हो कि इसका सोल्यूशन क्या है। देखो स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, बहुत गेम खेलता है, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं। बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कुछ ऐसा ना उसके साथ हो रहा हो जो उसकी आगे चल के पर्सनैलिटी को, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को, उसके करियर को इम्पैक्ट करे। ऐसा कोई बड़ा स्पॉट ना उसकी थॉट्स पे आ जाए जो वो बाद में उसका कॉन्फिडेंस ही लूज हो पाए, वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव ही ना कर पाए, वो रिस्क ही नहीं ले पाए। तो वो हमें कोशिश करनी है कि हम, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर है। एंड ऑफ द डे आप कितनी भी मेहनत करो, लेकिन जो कुछ भी आप कमाओगे देके तो बच्चों को ही जाओगे। अब आप जैकी चैन तो बन नहीं सकते कि 99% डोनेट कर दिया, बिल्कुल। लेकिन जैकी चैन ने भी 1% था उनका, वो भी 1000 करोड़ थे, तो उन्होंने जो डोनेट कर दिया। लेकिन हम बीइंग इंडियन पेरेंट्स तो हम बच्चों के लिए ही करते हैं, बिल्कुल। और वही हमारी धरोहर है। तो आप प्लीज सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मैम से एक बार कांटेक्ट करें। आई होप मैंने मैम चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड एंड बच्चों से रिलेटेड लगभग प्रॉब्लम कवर करी है, बट होप सो फिर भी लोगों की रह जाती है कि नहीं हमारे बच्चे की ये प्रॉब्लम चल रही है, शायद मेरे दिमाग में ना आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन पूछना, हम हमारी टीम मैम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग टिल नाउ। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हो गया 1 घंटा, क्या 40 मिनट्स है, 40 मिनट्स। वाओ। क्वेश्चन सारे कवर हो गए, क्वेश्चन हुआ था 55 कवर। वाह। और कोशिश आपको लगी नहीं, दोबारा से मेरे को आंसर समझ में नहीं आया। इसका मतलब सही थे। हाँ बहुत सॉर्टेड। मैं ना ऐसे ही करती हूँ, मेरे से ज्यादा नहीं होता ये सब रट रूट के। जब हम डील कर ही रहे हैं तो हमें पता ही है सारी चीजें नॉर्मल। हाँ जी, हाँ डन हो गया।